हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अरस्तु आईएएस एकेडमी के द्वारा 29/11/2020 को मध्य प्रदेश का इतिहास नामक विषय पर प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट आयोजित किया गया था और उसी टेस्ट का यहाँ पर मैं डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे। ये जो टेस्ट पेपर है ये संभवतः उम्मीद करता हूँ कि फेसबुक के माध्यम से, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुंच गया होगा। अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो हमारे अरस्तु आईएएस एकेडमी के जो टेलीफोन नंबर है उस नंबर पर फोन करके आप जो है टेस्ट पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह जो एग्जाम था यह 29/11/2020 को आयोजित हुआ था। तो चलिए मैं बात करता हूं प्रश्न क्रमांक 1 की। पहला प्रश्न है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके बांधवगढ़ का किला, दूसरा है मांडू, तीसरा है ग्वालियर और चौथा है झांसी। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप देखेंगे कि झांसी तो ऑप्शन में है लेकिन वो हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि ये जो मध्य प्रदेश का पेपर है और 3 ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ पर, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। तो निश्चित तौर पर अगर आप लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आप जीएस पढ़ते हैं, आप मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, तो ये बहुत सा इजी सा क्वेश्चन हो जाता है कि जिब्राल्टर ऑफ इंडिया किस दुर्ग को कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा आपका ग्वालियर का दुर्ग। ठीक है, क्योंकि ग्वालियर का दुर्ग क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली जो हम प्राचीन भारत पढ़ते हैं, फिर मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं, तो अभी तक जो पूरे साम्राज्य की जो राजधानी हुआ करती थी वो उत्तर भारत में ही हुआ करती थी। चाहे वो आप कन्नौज को देख लें, चाहे आप आगरा को देख लें, या चाहे आप देख लें दिल्ली को। ठीक है, तो यही है आपका कन्नौज है, यही आपका आगरा है और ये थोड़ा सा ये आपका दिल्ली है यहाँ पर, है ना। तो अब आप ये उत्तर भारत पे साम्राज्य तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको दक्षिण भारत जाना है, चूंकि ये मध्य प्रदेश है मध्य में, ठीक है, ये आपका एमपी है, तो अगर आपको दक्षिण भारत पर आक्रमण करने के लिए जाना है तो आपको जो है तो ग्वालियर के शासक के साम्राज्य से ही वहां से होकर गुजरना होता था। तो कहा जाता था जब तक आप इस दुर्ग को नहीं जीतेंगे तब तक आप दक्षिण भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित तौर पर इसी कारण से जो है तो ग्वालियर के दुर्ग को जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है प्रश्न आपका कि अच्छा, इसी पर थोड़ा सा और हम बात कर लें कि ग्वालियर का दुर्ग, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण जो है एक कछवाहा शासक हुआ करते थे सूरज सेन के द्वारा लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी के मध्य में ग्वालियर दुर्ग का निर्माण करवाया गया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, किस किले के प्रवेश द्वार पर लिखा है कि न्याय मुकुट का हीरा है। न्याय मुकुट का हीरा है। ऑप्शन है इसके, पहला आसिरगढ़ का किला, दूसरा है ग्वालियर का किला, तीसरा है चंदेरी का किला और चौथा है दतिया का किला। दतिया का किला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? दतिया के किले में लिखा हुआ है कि न्याय मुकुट का हीरा है। अब इसके पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं कि जो दतिया का किला है, दतिया का किला, अब यहां पर आपको एक नाम हमेशा याद रखना होगा, वो नाम है वीर सिंह जोदेव, भी हम उसको जानते हैं वीर सिंह बुंदेला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये वीर सिंह जो बुंदेला है इसका संबंध आप जोड़ते हैं जहांगीर से। ठीक है, कि जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या कर दी थी, और उनके ही कहने पर जब इन्होंने हत्या कर दी अबुल फजल की, तो इन दोनों की जो दोस्ती है वो काफी प्रगाढ़ हो गई, और जहांगीर के चाहने से ही वीर सिंह बुंदेला को दतिया की जागीर जो है प्राप्त हुई थी, और उन्होंने ही, वीर सिंह जोदेव ने ही दतिया के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, अपनी दोस्ती की मिसाल के तौर पर दतिया में उस किले का निर्माण वीर सिंह देव ने करवाया। फिर तीसरा क्वेश्चन है आपका, सन 1930 में पूरे देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था, मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई थी। अब आपको पता है कि 1930 की बात है। 1930 में क्या हो रहा था कि गांधी जी जो है तो नमक, जब उन्होंने नमक कानून को तोड़ा नमक बना करके, तो वहीं से जो है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की बात है कि मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत किस स्थान से हुई। तो ऑप्शन है आपके कि मंडला, दूसरा है बालाघाट, तीसरा है छिंदवाड़ा और चौथा है सिवनी।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सिवनी। ठीक है, कि सन 1930 में पूरे देश में नमक सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत सिवनी जिले से की गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका 4th नंबर क्वेश्चन, शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा है मंदसौर, तीसरा है छिंदवाड़ा और चौथा है अलीराजपुर। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 में भावरा नामक स्थान पर हुआ था। भावरा, ये एक गांव का नाम है भावरा, और ये जो गांव है ये तात्कालिक मध्य प्रदेश के किस जिले में पड़ता है? अलीराजपुर में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? अलीराजपुर में। अगर कभी स्थान का नाम भी दे देता है तो भावरा में हुआ, और कब हुआ? तो 23 जुलाई 1906 में हुआ, और लगभग 25 वर्ष की आयु में ही 1931 में इन्हें फांसी इन्होंने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में स्वयं को गोली मार ली थी। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ होने पर गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस नगर से या जिले से की थी? ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है विदिशा, तीसरा है जबलपुर और चौथा है इंदौर। तो महात्मा गांधी ने द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से की थी। ठीक है, अब नंबर 6 है रानी दुर्गावती संबंधित हैं। ठीक है, रानी दुर्गावती संबंधित हैं। ऑप्शन है आपका रीवा से, दूसरा है ग्वालियर से, तीसरा है पन्ना से और चौथा है जबलपुर से। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद रखना है कि जो रानी दुर्गावती है, रानी दुर्गावती प्रारंभ में ये महोबा की जो चंदेल शासक हुआ करते थे उनकी ये पुत्री होती थी, और पुत्री हुआ करती थी चंदेलों की। ठीक है, और शादी के उपरांत ये गौड़ शासक जो दलपत शाह थे उनसे उनका विवाह हुआ था, और जो जो गौड़ शासक हुआ करते थे ये मध्य प्रदेश का जो गोंडवाना का क्षेत्र है ना, जैसे ये आपका मध्य प्रदेश है, और इधर ये जो क्षेत्र है पड़ता है आपका, ये क्षेत्र है कौन सा? ये गोंडवाना का क्षेत्र है। ठीक है, और इसी क्षेत्र का जो गोंडवाना का शासन था, इनका जो प्रमुख केंद्र हुआ करता था वो था जबलपुर। ठीक है, तो इसीलिए इस ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर होगा रानी दुर्गावती संबंधित हैं कहां से? जबलपुर से। ठीक है, जबलपुर के निकट बड़ेला नामक ग्राम में इनकी समाधि भी बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। फिर नंबर 7 क्वेश्चन है कि किस जिले के घोड़ा डोंगरी नाम के आदिवासियों ने सन 1930 में जंगल सत्याग्रह आंदोलन चलाया? तो अब घोड़ा डोंगरी एक में भी तहसील है ये बैतूल जिले की, है ना। तो ऑप्शन है इसका कि पहला है बस्तर, दूसरा है झाबुआ, तीसरा है सरगुजा और चौथा है बैतूल। तो यहाँ पर दो नाम देखिए, बस्तर और सरगुजा, ये तो छत्तीसगढ़ के हैं, और दो नाम है आपके झाबुआ और बैतूल, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो निश्चित तौर पर जो आंसर होगा वो झाबुआ या बैतूल में से होगा, लेकिन इसका जो राइट आंसर है, जंगल सत्याग्रह चलाया गया मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, फिर नंबर 8 क्वेश्चन है आपका कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। ठीक है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, इस प्रांत की पहचान करें। ऑप्शन है आपका उज्जैन, दूसरा है तक्षशिला, तीसरा है सुवर्णगिरी और चौथा है तोशली। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उज्जैन। उज्जैन का जो था वो गवर्नर था। ओके, फिर नंबर 9 क्वेश्चन है आपका, चंदेरी के किले में निम्न में से क्या स्थित नहीं है? चंदेरी के किले में निम्न में से क्या स्थित नहीं है? अब आपको ये थोड़ा सा, जब आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ते हैं ना कि चंदेरी का किला, अब आप चंदेरी का किला, एक तो आपको पता होना चाहिए कि वह मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो चंदेरी का किला मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में है, ये आपको दिमाग में रखना है जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब क्वेश्चन क्या कहता है कि चंदेरी के किले में निम्न में से क्या स्थित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, पहला जौहर कुंड, दूसरा नौखंड महल, तीसरा खूनी दरवाजा और चौथा है आपका खरबूजा महल। ठीक है, अब इनमें से 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन को हटाना है कि जो चंदेरी के किले में स्थित नहीं है।
तो कौन सा नहीं है, वो ऑप्शन डी है आपका खरबूजा महल। ठीक है, तो खरबूजा महल है कहां पर? खरबूजा महल जो है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में, या धार में जो का किला है वहां पर आपका खरबूजा महल स्थित है। तो ये तीन जो ऑप्शन है वो आपके चंदेरी के किले में मिलते हैं, जौहर कुंड, नौखंडा महल और खूनी दरवाजा। ठीक है, तो जो नौखंडा महल है, जब आप मध्य प्रदेश के इतिहास को पढ़ते हैं तो एक नौखंडा महल आप पढ़ते हैं, और दूसरा आता है एक आपका सतखंडा महल। ठीक है, नौखंडा और सतखंडा, तो हमने देखा नौखंडा महल कहां पर है? चंदेरी के किले में, और जो सतखंडा महल है वो है आपके दतिया के किले में। ठीक है, आपको ये भी थोड़ा सा याद रखना है, ये बड़ा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, चंदेरी का किला, तो चंदेरी का किला अशोकनगर में है। लगभग इसको 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल नामक शासक ने इसको बनवाया था। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत में सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम पुरातात्विक साक्ष्य एरण अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? ठीक है, सती प्रथा का पहला अभिलेख। अब आपको पता है कि जो ये एरण अभिलेख है ये गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है। ठीक है, और ये जो है हमारे मध्य प्रदेश की सागर जिले से प्राप्त होता है। सागर जिले में भी जो बीना नदी के किनारे जो है ये आपका एक स्थान है जिसका नाम ही है एरण। ठीक है, उस वहीं से जो है तो हमें ये एरण अभिलेख प्राप्त होता है। इसमें एक कहानी ये प्रचलित है कि भानुगुप्त का एक सेनापति था जिसका नाम है गोपराज। तो गोपराज जब आक्रमण के लिए जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। तत्पश्चात उसकी पत्नी के सती होने का यहाँ पर पहला हमें प्रमाण मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जो सती प्रथा का पहला प्रमाण है वो हमें मध्य प्रदेश के सागर जिले में से प्राप्त एरण नामक पुरातात्विक अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर नंबर 11 है कि हर्ष की मृत्यु के बाद मध्य प्रदेश अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया था। उस समय जिन क्षेत्रों पर जिन वंशों का राज था उनके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, तो दोस्तों जब आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो एकदम अंत तक पढ़ें, बड़े सावधानी पूर्वक पढ़ें, क्योंकि अंत में ही ये जो नहीं है का जो टर्म है ये हमें अंत में ही क्वेश्चन में डाला जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक लाइन हमने पढ़ा, अच्छा ये क्वेश्चन है, और हमने टिक कर दिया, तो वो मोस्टली वो गलत हो ही जाता है अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि अगर उनके अंत में लिखा है नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े सावधानी से पढ़ें। तो यहाँ पर चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, उनके ऑप्शन क्या क्या है। हमें पहला है मालवा, और शासक हैं आपके परमार। दूसरा क्षेत्र है आपका, दूसरा ऑप्शन है विंध्य प्रदेश में चंदेल, और तीसरा ऑप्शन है महाकौशल में कलचुरी, और चौथा है भोपाल में मराठा। ठीक है, तो ये हर्ष की मृत्यु के बाद की बात कर रहा है, हर्ष की मृत्यु। अब हर्ष कौन था? आपने हर्षवर्धन का नाम सुना होगा, ये एक वर्धन वंश का प्रतापी शासक था। इसी को हम पुष्यभूति वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और लगभग हर्षवर्धन की जो मृत्यु हुई थी वो 647 ईस्वी के आसपास हुई थी, 647 ईस्वी के आसपास। तो इस समय पर जो भारत था, उत्तर भारत, वो अनेक छोटे छोटे खंडों में बढ़ गया था। तो उन क्षेत्रों पर कौन से शासक थे इस, ठीक है, उसकी अगर आपको पहचान होगी तो निश्चित तौर पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब यहाँ पर लिखा है भोपाल एवं मराठा। तो मराठाओं को तो हम 6वीं या 7वीं शताब्दी में तो पढ़ते नहीं है। ठीक है, उनका दौर तो आगे चल करके आता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो है भोपाल और मराठा जो है ये युग्म आपका गलत होगा। ठीक है, फिर 12वां क्वेश्चन है कि जुझार सिंह ने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वे किस क्षेत्र के शासक थे? ठीक है, जुझार सिंह की बात मैं कर रहा हूं। जुझार सिंह को अगर आप पढ़ेंगे इतिहास में मध्य प्रदेश के तो इनका नाम स्पष्ट तौर पर लिया जाता है जुझार सिंह बुंदेला। अगर आप ये इस नाम से परिचित हैं तो निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर आप तुरंत दे देंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में ही बुंदेलखंड में जो है तो राज किया था किसने? बुंदेलों ने। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है आपके बुंदेलखंड, गढ़कटंगा, मालवा और विंध्य प्रदेश। तो जुझार सिंह बुंदेला ने किस क्षेत्र पर, जो जिन्होंने मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया था, वे किस क्षेत्र के शासक थे? तो निश्चित तौर पर आंसर होगा आपका बुंदेलखंड। तो वही जुझार सिंह बुंदेला है जो वीर सिंह बुंदेला के ये पुत्र हैं। वीर सिंह देव या वीर सिंह जुदेव या वीर सिंह बुंदेला के पुत्र हैं आपके जुझार सिंह बुंदेला। फिर
13वां नंबर प्रश्न है आपका कि मध्य प्रदेश में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम कहां से व कब शुरू हुआ। ठीक है, तो जब आप मध्य प्रदेश में 1800 स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर ये नीमच से प्रारंभ हुआ था। और लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि कहां से और कब प्रारंभ हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3 मई ग्वालियर, 3 जून नीमच, 10 जून सागर और चौथा ऑप्शन है 19 जून विदिशा। तो अगर आपको पता है कि नीमच से हुआ है तो यहाँ पर तो डायरेक्टली आप आंसर टिक कर सकते हैं कि 3 जून नीमच से जो है मध्य प्रदेश में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। ठीक है, और उसके बाद वो फिर आपके ग्वालियर छावनी में गया, उसके बाद वो सागर, महाकौशल, आपका इंदौर हो गया, फिर आपके महू छावनी में आकर के, और ये पूरा क्रम चलता है 1857 की क्रांति का। फिर 14 नंबर क्वेश्चन है कि होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। होशंग शाह, अब ये होशंग शाह जब ये मैं आपकी बात बताऊं, जब लगभग परमार वंश समाप्त हो जाता है हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास में, उनका शासन समाप्त हो चुका होता है, तो मालवा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे अभी कि मालवा के क्षेत्र में, जब मालवा से जो है तो परमारों का वंश समाप्त हुआ, तो मालवा के क्षेत्र में जो है तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, मैं बस ये डायग्राम थोड़ा सा ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आप बार बार समझना पड़ रहा है। तो ये जो क्षेत्र था मालवा का, यहाँ पर स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और मालवा के क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने किया, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना की थी किसने, दिलावर खान ने। ठीक है, आपको याद रखना है दिलावर खान। और इसी दिलावर खान का पुत्र है आपका होशंग शाह। ठीक है, दिलावर खान ने अपने राज्य की कैपिटल कहां रखी थी, इसने रखी थी धार में। और होशंग शाह ने अपनी राज्य की जो राजधानी बनाई वो मांडू को बनाई। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन है आपका कि होशंग शाह ने किस सदी में मांडू में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। मैंने आपको बताया कि होशंग शाह ने अपनी कैपिटल कहां बनाया, मांडू को बनाया, जबकि दिलावर खान ने अपनी कैपिटल बनाया धार में। तो इसके ऑप्शन है 14वीं शताब्दी में, 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 14वीं सदी में। ठीक है, लगभग ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कि पुनर्गठन से पूर्व विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा थी। इस प्रदेश की कितनी रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया था। इसमें ऑप्शन है 32, 34, 36 एवं 38। ठीक है, लेकिन इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इसका जो आंसर है इस प्रश्न का, उसमें है आपके कितना 37, 37, जो कि चारों ऑप्शन में से यहाँ पर नहीं है। तो आपके पास अगर पेपर है, आप देख रहे हैं, तो आप इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर कितनी रियासतें थी पुनर्गठन से पूर्व विंध्य प्रदेश में, तो 37 रियासतें थी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 16वां नंबर क्वेश्चन है अपना कि गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी। गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती की बात हो रही है यहाँ पे, रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई थी। ठीक है, तो 1565 में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध का नाम ही है 1564 में एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध का नाम ही है गढ़कटंगा का युद्ध। वो युद्ध हुआ था 1564 में। ठीक है, और ये युद्ध हुआ किसके किसके मध्य था, रानी दुर्गावती और अकबर के मध्य। लेकिन वो अकबर वहां पर उस युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं थे, वहां पर उन्होंने अपने एक सूबेदार थे, उसका नाम था आसफ खान। ठीक है, आसफ खान जो था कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था। कड़ा मानिकपुर मतलब कि जो इलाहाबाद का क्षेत्र था आपका, यहाँ का वो सूबेदार था। और गढ़कटंगा का युद्ध लगभग लगभग इस क्षेत्र में हुआ। तो यहाँ का ये सूबेदार था कौन, आसफ खान। तो इस युद्ध में आसफ खान और रानी दुर्गावती के मध्य युद्ध हुआ गढ़कटंगा नामक स्थान पर 1564 में, जिसमें रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हो गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था आपका कि गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती किस मुगल शासक से पराजित हुई, बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर अकबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th, मारा की गुफाएं, मारा की गुफाएं
मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका सिंगरौली, शहडोल, मंडला और रीवा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा कुछ फैक्चुअल कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। ठीक है, मध्य प्रदेश में काफी सारी गुफाएं मिलती हैं, हमें विदिशा में मिलती हैं, धार में मिलती हैं, उसी प्रकार से मारा की गुफा भी है जो हमें मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से प्राप्त होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का। लगभग अभी 2-3 वर्षों से तो नहीं, लेकिन इससे विगत 4-5 वर्षों से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि खजुराहो के मंदिर किन शासकों ने बनवाए। ठीक है, उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है कि खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले कौन से परिवार के राजा थे? ऑप्शन है चंदेल, दूसरा है रोहिल्ला, तीसरा है गुप्त और चौथा है मौर्य। तो निश्चित तौर पर ये तो सभी को पता होगा कि कौन से राजा थे, वो चंदेल शासक थे। फिर 19th नंबर क्वेश्चन है कि राजा छत्रसाल का मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राज्य था? राजा छत्रसाल, ठीक है, ये भी बड़े फेमस राजा थे। तो ऑप्शन है आपके महाकौशल, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है बुंदेलखंड और चौथा है मालवा। ठीक है, तो इसमें निश्चित तौर पर इसका आंसर होगा बुंदेलखंड का जो क्षेत्र था, यहाँ पर महाराजा छत्रसाल ने शासन किया था। ठीक है, वो मोस्टली जो पन्ना का जो रीजन पड़ता है, उस वो रीजन जो है वो महाराजा छत्रसाल का था। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 20 कि ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरज सेन ने प्रसिद्ध ऋषि गालव की स्मृति में कराया था। इस किले से राजा मान सिंह का भी घनिष्ठ संबंध रहा है। उन्होंने निर्माण कराया था किसका? ऑप्शन है आपके सास बहू का मंदिर, दूसरा है मान मंदिर और तीसरा है तेली का मंदिर और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने पहले भी बात की थी कि जो ग्वालियर का दुर्ग था, ग्वालियर के दुर्ग का निर्माण कछवार शासक सूरज सेन ने लगभग 5वीं से 6वीं शताब्दी में के मध्य करवाया था और लगभग 14वीं 15वीं शताब्दी के मध्य ये जो शासक हैं राजा मान सिंह का संबंध, जो कि अब यहाँ पर ऑप्शन है कि यहाँ पर ऑप्शन आप देखेंगे कि सास बहू का मंदिर और मान मंदिर है, उनका नाम भी है क्या? मान सिंह। तो निश्चित तौर पर यहाँ अगर आप थोड़ा बहुत आइडिया आप लगाएंगे या थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा तो मान सिंह जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? राजा मान सिंह। ठीक है, और एक इनके संबंध में एक फैक्ट निकलता है कि गुजरी महल, जो कि इनकी रानी का नाम मृगनयनी था, तो इन्होंने अपनी रानी के लिए एक गुजरी महल का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, तो मान सिंह ने गुजरी महल और दूसरा है मान मंदिर का। ठीक है, सास बहू का मंदिर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मान मंदिर। ठीक है, अब इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है तेली का मंदिर, तो तेली के मंदिर की एक खास विशेषता है, क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि तेली का मंदिर जो है उत्तर भारत, क्योंकि हमारे यहाँ पर मंदिर निर्माण की गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण की 3 शैलियां प्रचलित थी, है ना? ठीक है, जैसे कि आप पढ़ते हैं नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। ठीक है, जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत में है और नागर शैली जो है वो उत्तर में है और बेसर शैली जो है वो मध्य में है। तो जो दिल्ली का मंदिर है उत्तर भारत का, वो ऐसा पहला मंदिर है जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है, और ये लगभग अन्य मंदिरों की तुलना में ये सबसे ऊंचा है। फिर नंबर 21 क्वेश्चन है कि रामायण काल में मध्य प्रदेश में दंडकारण्य के घने वनों का वर्णन है। ठीक है, इसमें यदुवंशी नरेश मधु जो इस क्षेत्र के शासक थे वो किसके समकालीन थे? ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आप रामायण वगैरह देखा होगा तो थोड़ा बहुत आइडिया आप लगा सकते हैं। ऑप्शन है राजा राम, दूसरा है धृतराष्ट्र और तीसरा है युधिष्ठिर और चौथा है राजा दशरथ। तो अब क्वेश्चन ही देखें कि रामायण काल में पूछा है कि रामायण काल में, और ऑप्शन में देखें तो धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर का नाम मिलता है जबकि ये महाभारत कालीन थे। समझ पा रहे हैं? तो रामायण काल में ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 ही नाम मिलेंगे, पहला है राजा राम और दूसरा है राजा दशरथ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, राजा दशरथ। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है उत्तर भारत के 16 महाजनपदों में से कितने मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। कितने? तो कितने महाजनपद हैं? 2 महाजनपद। 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपदों का संबंध मध्य प्रदेश की भूमि से रहा है। पहला है आपका चेदी महाजनपद और दूसरा है आपका अवंती महाजनपद। ठीक है, अवंती का मतलब है उज्जैनी से है
और चेदी का जो संबंध था वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र से रहा है। तो कितने हुए? 2 महाजनपद, ठीक है। फिर नंबर है क्वेश्चन 23, मध्य प्रदेश का महू सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है, यह विद्रोह कब हुआ था? ठीक है, मध्य प्रदेश का जो महू है वो सैनिक विद्रोह के लिए प्रसिद्ध है, यह विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है आपका 1 जुलाई 1857, दूसरा है 10 जनवरी 1858, तीसरा है 15 अगस्त 1859 और चौथा है 26 जनवरी 1860। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है 1 जुलाई 1857। मैंने बात की थी आपसे कि जब हमारे मध्य प्रदेश की भूमि में जब 1857 की क्रांति का आगाज हुआ तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उसकी शुरुआत 3 जून 1857 को नीमच छावनी से हुई, ठीक है। और फिर वो धीरे धीरे चल करके आपका ग्वालियर भी पहुंचता है, सागर होता है, महाकौशल, इंदौर के बाद वो पहुंचता है महू छावनी में, ठीक है। यहाँ कब पहुंचता है वो? 1 जुलाई 1857 को। तो यहाँ पर लगभग एक नेता थे जिनका नाम सादत खां मिलता है, उनके नेतृत्व में यहाँ के सैनिकों ने क्या किया था? विद्रोह कर दिया था अंग्रेजों के विरुद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शासन तथा न्याय विभाग के अलग अलग करने की मांग कहां पर की थी? ठीक है, तो ऑप्शन है लंदन में, दूसरा है लाहौर में, तीसरा है कलकत्ता में और चौथा है दिल्ली में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है कलकत्ता में, ऑप्शन सी। 1901 में जो है डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शासन तथा न्याय विभाग को अलग अलग करने की मांग की थी कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। तो हालांकि जो अरस्तु के द्वारा आंसर की जारी की गई थी इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में, वहां पर इस प्रश्न का क्वेश्चन नंबर आपका है 24 का ऑप्शन वहां पर बी है, जिसको आप सुधार करके वहां पर आंसर ऑप्शन सी कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मंडला राजधानी थी, मंडला राजधानी थी, ऑप्शन है सिंधिया की, होलकर की, गोंडों की और चौथा है परमारों की, ठीक है। तो आप निश्चित तौर पर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत अगर आपने पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पर, गोंडों की, ठीक है। मंडला राजधानी थी किसकी? गोंडों की। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है, पीर फतेह शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? पीर फतेह शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है विदिशा में, दूसरा है धार में, तीसरा है रायसेन में, चौथा है ग्वालियर में। तो इसका राइट आंसर है कहाँ? रायसेन में, ठीक है। जब आप भोपाल से रायसेन के लिए जाते हैं, ठीक है, वो पिपलानी वगैरह हो करके, आनंद नगर हो करके, तो जब आप रायसेन पहुंचते हैं तो रायसेन का एक तरफ जो हाईवे है, एक दूसरी ओर एक तरफ रायसेन का दुर्ग है और ठीक उसके सामने जो है तो यहाँ पर आपको पीर फतेह शाह का मकबरा भी देखने मिलता है, काफी फेमस है वहां पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रायसेन, ठीक है। और जस्ट इसी मकबरे के सामने क्या है आपका? रायसेन का दुर्ग, किला। 27 है क्वेश्चन की, पान गुड़िया से प्राप्त हुए हैं, ऑप्शन शिलालेख, पाषाण उपकरण, तीसरा है ऑप्शन गुफा और चौथा है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, क्या प्राप्त हुए हैं आपको? शिलालेख। शिलालेख से मतलब समझते हैं, शिला मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब होता है उस पर गुदा हुआ कोई संदेश या कोई समाचार। तो पत्थर पर जो चीजें उत्कीर्ण की गई होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? शिलालेख। फिर क्वेश्चन नंबर 28 है, राजा मानसिंह तोमर द्वारा अपनी प्रेमिका मृगनयनी के लिए ग्वालियर में बनवाया गया महल निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता है? कुछ देर पहले मैंने आपको अभी बताया कि मान सिंह ने मान मंदिर का भी निर्माण करवाया था, साथ ही अपनी पत्नी मृगनयनी के लिए गुजरी महल का भी निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, हवा महल का, मृगनयनी महल का, ताजमहल का, गुजरी महल का। तो यहाँ पर मृगनयनी भी महल भी है और गुजरी महल भी है, तो उनकी पत्नी का नाम मृगनयनी तो जरूर था, लेकिन उन्होंने किस महल का निर्माण करवाया था? गुजरी महल का, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी सही होगा, गुजरी महल का निर्माण करवाया था राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के किले में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, अकबर महान के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आगरा में, दूसरा है फतेहपुर सीकरी में, तीसरा है दिल्ली में और चौथा है ग्वालियर में। तो
तो निश्चित तौर पर बिल्कुल वो अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। ठीक है, उनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से रहा है। वो रीवा महाराज की दरबार में थे, फिर वहां से वो जो है तो मुगल दरबार में अकबर के दरबार की वो शोभा बढ़ाते थे। लेकिन इनका जो आपका मकबरा है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। ठीक है, तो यहीं पर इन्हीं की समाधि के बाजू से जो है तो इनके गुरु का भी जो है वहां पर मकबरा मिलता है हमें ग्वालियर में, मोहम्मद दोश का मकबरा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कुंवर चैन सिंह किस स्थान पर अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए शहीद हुए थे? ठीक है, कौन? कुंवर चैन सिंह। अब कुंवर चैन सिंह के बारे में मैं आपको बता दूं कि कुंवर चैन सिंह का संबंध नरसिंहगढ़ के राजकुमार के संदर्भ में लिया जाता है कि एक नरसिंहगढ़ की रियासत थी, उस रियासत के ये हुआ करते थे राजकुमार। ठीक है, और इन्होंने लगभग 1857 की क्रांति के पहले से ही ये जो है अंग्रेज की जो हड़प नीति थी उसका ये घोर विरोध करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। तो इसी के चलते जो है अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ करके और 24 जून 1824 को जो है तो सीहोर के दशहरा मैदान पर उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में कि क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कुंवर चैन सिंह किस स्थान पर अंग्रेजों संघर्ष करते हुए वीर शहीद हुए थे? तो ऑप्शन है सीहोर, दूसरा है छतरपुर, तीसरा है सागर और चौथा है खरगोन। तो मैंने अभी बात की थी कि सीहोर का दशहरा मैदान, वहां पर उन्हें फांसी दी गई थी। ठीक है, कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का मंगल पांडे भी कहा जाता है और साथ ही इन्हें प्रथम शहीद भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का। अब आपको याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो वो कुंवर चैन सिंह है। मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद किसे कहा जाता है? तो वो भी कौन है? कुंवर चैन सिंह है। इन्हें 1824 को जो है दशहरा मैदान, सीहोर के दशहरा मैदान पर फांसी की सजा दी गई। फिर 31 क्वेश्चन है कि चारों धाम की अनुकृति मंदिर कहाँ स्थित है? चारों धाम की, तो ऑप्शन है आपका हरदा, दूसरा है रायसेन, तीसरा है मुल्ताई और चौथा है बैतूल। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका बैतूल जिला है, कि बैतूल जिले में हमें चारों धाम की अनुकृति मंदिर जो है हमें वहां पर दिखलाई पड़ती है। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि मध्य प्रदेश में 1930 में घोड़ा डोंगरी जंगल सत्याग्रह किस स्थान पर शुरू हुआ था? तो घोड़ा डोंगरी जो सत्याग्रह शुरू हुआ था, जंगल सत्याग्रह, वो वहां के आदिवासियों के द्वारा किया गया था। और घोड़ा डोंगरी जो है ये कहां पर है? ये आपके मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर है बालाघाट, सिवनी, बैतूल और नीमच। तो निश्चित तौर पर घोड़ा डोंगरी में आदिवासियों के द्वारा जो है जंगल सत्याग्रह 1930 को प्रारंभ किया गया मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है, रानी दुर्गावती का प्रसिद्ध किला कहाँ है? तो रानी दुर्गावती जिन्हें गढ़मंडला की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका मंडला, दूसरा है गुना, तीसरा है राजगढ़ और चौथा है आपका छिंदवाड़ा। तो रानी दुर्गावती का प्रसिद्ध किला कहाँ है? वो है आपका मंडला में। चलिए अब नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बाघ की गुफाएं स्थित हैं। ऑप्शन है आपका मांडू में, रायसेन में, धार में और भोपाल में। इससे पहले हमने एक गुफा और पढ़ी है, मारा की गुफाएं, है ना? तो उसका आंसर हमें पता है कि मारा की गुफाएं कहाँ पर हैं? सिंगरौली जिले में। उसी प्रकार से है बाघ की गुफाएं, ये है आपके मध्य प्रदेश के धार जिले में। ठीक है, धार जो जिला है वो लगभग इंदौर के पास में ही है यहाँ पर। ठीक है, और लगभग ये यहाँ से विंध्याचल पर्वतमाला है, ये है आपका सतपुड़ा। तो विंध्याचल पर्वतमाला के जो दक्षिणी ढलान है, दक्षिणी ढलान में ही आपका जो है तो बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। अब इसकी विशेषता क्या है? जो बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफाओं का जो निर्माण हुआ है वो लगभग 4वीं शताब्दी से लेकर के और 7वीं शताब्दी के मध्य पर निरंतर होता रहा है। इतना लंबा समय क्यों लगा? क्योंकि इसका भी कारण है, इन गुफाओं का निर्माण जो है चट्टानों को काट करके किया गया है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर यह बहुत मुश्किल काम रहा होगा उस समय पर। ठीक है, इसीलिए तो आज हम जब देखते हैं तो हम अचंभित हो उठते हैं। तो इतना लंबा टाइम पीरियड लगा है इनके निर्माण में, इन बाघ की गुफाओं के निर्माण में। और इनकी जो तुलना की जाती है वो अजंता और एलोरा की गुफाओं के समकालीन जो है
या समरूप जो है बाघ की गुफाओं की तुलना की जाती है। फिर और थोड़ा सा बात कर ले कि जो बाघ की गुफाओं की खोज किसने की, तो इनकी जो खोज की थी उनका नाम है, एक ब्रिटिश अधिकारी थे डेंजर फील्ड महोदय। डेंजर फील्ड महोदय ने लगभग 1881 में जो है तो बाघ की गुफाओं की खोज की थी। ठीक है, तो नहीं, 1818 में, 1818 में। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी इमारत का निर्माण सम्राट अशोक के राज्यकाल में हुआ। ठीक है, कि जब सम्राट अशोक शासन कर रहे थे, उनके शासन करने के दौरान ही किस इमारत का निर्माण जो है करवाया गया। ऑप्शन है आपका खजुराहो का मंदिर, दूसरा है ग्वालियर का किला, तीसरा है भोजपुर का शिव मंदिर और चौथा है सांची का स्तूप। अगर आप ऑप्शन को ध्यानपूर्वक देखेंगे कि पहला है खजुराहो का मंदिर, तो हमने पढ़ा है कि खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो किस राजवंश ने करवाया था, चंदेलों ने, तो यहाँ पर तो अशोक होगा नहीं। दूसरा है आपका ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले का निर्माण हमने पढ़ा कि कछवाहा शासक सूरज सेन ने लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में करवाया था। और तीसरा है आपका भोजपुर का शिव मंदिर। भोजपुर का शिव मंदिर जो है वो परमार शासक भोज ने इसका निर्माण करवाया था। तो निश्चित तौर पर ये तीन ऑप्शन नहीं होंगे। और चौथा है आपका सांची का स्तूप। तो अशोक के शासनकाल में किस इमारत का निर्माण करवाया गया था, सांची का स्तूप। ठीक है, अब थोड़ा सा सांची के स्तूप के बारे में कुछ और जानकारियां हैं वो मैं आपको दे दूं। जैसे क्या अभी हमने पढ़ा कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया, इसका जो निर्माण करवाया वो किसने करवाया, अशोक ने करवाया। ठीक है, और उस समय तक इन सांची में लगभग 3 स्तूप हैं। उनमें से एक महास्तूप कहलाता है जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थि अवशेष रखे गए हैं, और जो 2 अन्य स्तूप है वहां पर महात्मा बुद्ध के शिष्यों के अवशेष वहां पर रखे गए हैं। ठीक है, जैसे कि बाल हो गए, नाखून हो गए, उनके द्वारा प्रयोग में की जाने वाली जो वस्तुएं हैं वो वहां पर रख करके और एक अर्धवृत्ताकार आकृति का निर्माण करवाया गया है, वही आपका क्या है, पिंड है। तो सांची के स्तूप का निर्माण, सांची का स्तूप है कहां पर, ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसका निर्माण अशोक के काल में किया गया, लेकिन इस सांची के स्तूपों में जो रेलिंग का काम किया गया, रेलिंग मतलब कि जो पाषाण रेलिंग बनवाई गई वो किसके काल में बनवाई गई, वो शुंगों के काल में बनवाई गई है ना। जब हम शुंग शासक पढ़ते हैं इतिहास में, तो शुंगों के शासन काल में क्या बनवाई गई, रेलिंग। रेलिंग का मतलब है कि ये आपका सांची का स्तूप था और इसके चारों तरफ जो है, पहले ये लकड़ी का रेलिंग थी जो कि अशोक के शासनकाल में निर्मित थी। इस लकड़ी के रेलिंग को हटा करके उनकी जगह पर क्या किया गया, पत्थर की रेलिंग वहां पर बना दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो रेलिंग है, यहाँ पर पाषाण ये स्तंभ भी ऐसे ऐसे लगाए गए। अगर आप कभी गए होंगे तो आप निश्चित तौर पर गए हो, या इसकी अगर आप आकृति देखें तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और तीसरा है कि तोरण द्वार का निर्माण, कि तोरण द्वार क्या है, इनका निर्माण किसके काल में हुआ था, सातवाहनों के काल में। ठीक है, तोरण का मतलब होता है प्रवेश द्वार। यहाँ पर ऐसे करके ऐसे आपके 4 जो है तो गेट मिलेंगे, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण में। इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, तोरण द्वार के नाम से, जो कि प्रवेश द्वार है। ठीक है, अब आप किसी भी द्वार से इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर ये पद प्रदक्षिणा बना हुआ है, आप इस स्तूप के चारों ओर चक्कर भी लगा सकते हैं। महास्तूप जो है वो डबल स्टोरी है, मतलब कि इस स्तूप के ऊपर भी एक स्तूप है, आप सीढ़ियों के माध्यम से जो है तो इसके ऊपर आप जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट आपको याद रखने हैं कि सांची के स्तूप का निर्माण तो अशोक के काल में हुआ, लेकिन जो रेलिंग का निर्माण हुआ वो शुंगों के काल में हुआ, और जो तोरण द्वार का निर्माण हुआ वो सातवाहनों के शासनकाल में। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 36, सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है किसे। ऑप्शन है इंदौर, दूसरा है भेड़ाघाट, तीसरा है मांडू और चौथा है खजुराहो। तो यहाँ पर सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है मांडू को। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है, मांडू जब आप जाते हैं, बहुत ही एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो मेरी भी आपसे है कि आप अगर कभी घूमने, अगर आप नहीं गए हैं तो मांडू आप एक बार जरूर जाएं, क्योंकि ये ऐसी विंध्य के पर्वतों पर जो है तो इसकी
मांडू का किला बना हुआ है। यहाँ पर कई सारे महल आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो जब आप मांडू आप जब जाते हैं तो रास्ते में आपको 12 दरवाजे मिलते हैं, प्रमुख दरवाजे। उनमें से जो है तो आलमगीर दरवाजा है, जहांगीर दरवाजा है, तारापुर दरवाजा है। जब आप रास्ते से होकर जाएंगे ना तो आपको पाषाण के पत्थर के दरवाजे मिलेंगे और उन्हीं दरवाजों के अनेक अनेक नाम वहां पर रखे गए थे उस समय पर। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत मनोरम और प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण स्थान है, पर्यटक स्थल है मांडू, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। क्वेश्चन नंबर 37 है कि मध्य प्रदेश की किस स्थान से कुषाण नरेश क्वेश्चन नंबर 37 कि मध्य प्रदेश के किस स्थान से कुषाण नरेश विम कटफिशस का सिक्का प्राप्त हुआ है। ठीक है, विम कटफिशस, कुजुल कटफिशस, ये जो है तो ये आपके कुषाण वंश के संस्थापक रहे हैं ये। अब इनकी बात करते हैं कि कहां से प्राप्त हुआ है विम कटफिशस के सिक्के। ऑप्शन है विदिशा, दूसरा है सागर और तीसरा है सिवनी, चौथा है होशंगाबाद। तो यहाँ पर है आपका ऑप्शन सही जो है वो है ऑप्शन ए, विदिशा। तो विदिशा से जो है तो विम कटफिशस के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। ये जो है एक कुषाण शासक है। क्वेश्चन नंबर 38 है 1931 को 1931 के पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध किस रेलवे स्टेशन से है। ठीक है, ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है मंदसौर, तीसरा है खंडवा और चौथा है इंदौर। तो आपको बता दें हम कि ये जो आपका हत्याकांड है, पंजाब मेल हत्याकांड, ये 24 जुलाई 1931 में हुआ। ठीक है, इससे पहले भी मध्य प्रदेश में एक घटना घटित हुआ था, उसका डेट है 14 जनवरी 1931। ये जो घटना है ये कहलाती है आपकी चरण पादुका घटना। ठीक है, क्या कहलाती है, चरण पादुका। और ये जो घटना है इसको हम जानते हैं पंजाब मेल हत्याकांड के नाम से। फर्क क्या है दोनों में कि ये जो चरण पादुका हत्या घटना घटित हुई इसे हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में घटित हुई। ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर भी सरजू दवा के नेतृत्व में यहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होकर के ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वो शांति ढंग से जो है तो अपना आंदोलन कर रहे थे, सभाएं आयोजित कर रहे थे। और एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम मिलता है फिशर महोदय, और इनके आदेश पर ही क्या हुआ, इस सभा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई, जहां पर कई सारे निर्दोष व्यक्तियों की जान चली गई थी। तो इसी घटना का परिणाम जो है आपको 24 जुलाई 1931 को पंजाब मेल हत्याकांड के रूप में देखने मिलता है, जहां पर कुछ क्रांतिकारियों ने क्या किया था, एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम मिलता है हैक्सल महोदय, इनकी गोली मार करके पंजाब मेल मतलब एक ये रेलगाड़ी थी। ठीक है, इसी रेलगाड़ी में बैठे हुए थे कौन, एक ब्रिटिश अधिकारी हैक्सल महोदय, और इसी हैक्सल महोदय की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी पंजाब मेल में। तो इस पंजाब मेल जो घटना है, हत्याकांड है, इसका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो वो कौन सा जिला था आपका, वो था आपका खंडवा जिला। ठीक है, याद रहेगा आपको, खंडवा जिला। तो पंजाब मेल हत्याकांड का संबंध खंडवा जिले से है, जबकि चरण पादुका घटना का संबंध जो है वो छतरपुर जिले से है, और चरण पादुका घटना को ही मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सही जोड़े बनाइए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची है, दूसरी सूची फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड है। सूची 1 में नाम है कि भोज, दुर्गावती, समुद्रगुप्त और अशोक, और सूची 2 में नाम मिलते हैं आपके उज्जैन, विदिशा, धार और गोंडवाना। तो जैसे भोज का संबंध है धार से, दुर्गावती का संबंध है गोंडवाना से, समुद्रगुप्त का संबंध है आपके उज्जैन से, और अशोक का संबंध है आपके विदिशा से। ठीक है, नहीं, समुद्रगुप्त का संबंध है आपके इस हाँ, अशोक का संबंध है आपके उज्जैन से, और समुद्रगुप्त का संबंध है विदिशा जिले से। ठीक है, इस तरह से आप इनको जोड़ियां मिलाएंगे तो जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर सही होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका कि मध्य प्रदेश में रावण की पूजा कहाँ की जाती है। रावण की पूजा ऑप्शन में लिखा हुआ है सागर जिले के ढाणा गांव में, दूसरा है शाजापुर जिले के भातखेड़ी गांव में,
तीसरा ऑप्शन है जबलपुर जिले के सिहोरा में, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा, रावण की पूजा कहाँ की जाती है? रावण की पूजा एक ही जगह पर की जाती है, वो है मध्य प्रदेश का मंदसौर जिले में। तो जो कि आपके ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए ये कहाँ क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। कहा जाता है कि एक पौराणिक कथा है कि जो मंदोदरी थी रावण की पत्नी, वो उसका संबंध था मध्य प्रदेश के मंदसौर से, और इसीलिए उसका नाम भी पड़ा था क्या? मंदोदरी। और कहने का मतलब कि वो यहाँ पर उसका मायका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है आपका, धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने कराया था? धार के किले में स्थित देवी कालका मंदिर का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है राजा नरेश कीर्तिपाल ने, दूसरा है परमार नरेश मुंज ने, और तीसरा है आपका महाराजा उदयवर्मन ने, और चौथा है राजा भोज ने। तो इसका ऑप्शन है आपका क्वेश्चन ऑप्शन है बी, परमार नरेश मुंज ने। ठीक है। मुंज ने इसका जो है तो निर्माण कराया था धार जिले में देवी कालका मंदिर का। फिर क्वेश्चन नंबर 42 है, भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? क्वेश्चन पढ़ा आपने ढंग से। भोपाल की प्रथम महिला शासिका कुदसिया बेगम, जिसे हम गौहर खान के नाम से भी जानते हैं, गौहर बेगम के भी नाम से जानते हैं। भोपाल का इतिहास बहुत पुराना है, लगभग 1724 में दोस्त मोहम्मद नामक एक व्यक्ति ने जो है भोपाल राज्य की स्थापना की। ठीक है, दोस्त मोहम्मद ने। और उसके बाद कई सारे नवाब हुए, और नवाबों के बाद फिर कई सारी बेगमें आई, और उन बेगमों में पहली बेगम थी आपकी कुदसिया बेगम, जिसका मूल नाम था गौहर खान, और इन्होंने गौहर महल का निर्माण भी करवाया था अपने स्वयं के नाम से। तो क्वेश्चन है कि किस मस्जिद का निर्माण करवाया? पहला है मोती मस्जिद, दूसरा है ढाई सीढ़ी मस्जिद, और तीसरा है ताजुल मस्जिद, और चौथा है जामा मस्जिद का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन मिलता है आपको, ऑप्शन नंबर डी है जामा मस्जिद। तो जामा मस्जिद का निर्माण, भोपाल में भी जामा मस्जिद है, ठीक है, आगरे के किले में भी है, दिल्ली के किले में भी है, भोपाल में भी है जामा मस्जिद। तो आपको याद रखना है कि भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? भोपाल की प्रथम महिला शासिका बेगम जो है आपकी कुदसिया बेगम या गौहर खान ने, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के किस जिले से हुई? ठीक है, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन है आपका बैतूल, दूसरा है रतलाम, तीसरा है रीवा, और चौथा है विदिशा। तो 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आपको ये थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? यहाँ पर दिया हुआ है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। अगर ये क्वेश्चन ऐसा मैं पूछूं कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की, तो ये क्वेश्चन दूसरा होता, इसका आंसर दूसरा होता। और ये जो क्वेश्चन है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की, ये भी थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है। तो आइए, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की। ऑप्शन है माधवराव सिंधिया ने, दूसरा है बाजीराव सिंधिया ने, तीसरा है महादजी सिंधिया, और चौथा है जीवाजी राव सिंधिया। ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, अगर क्वेश्चन होता कि सिंधिया वंश की स्थापना किसने की, तो वहां पर नाम मिलता हमें राणोजी सिंधिया का। राणोजी सिंधिया ने ही सिंधिया वंश की स्थापना की। लेकिन इसके बाद जो आते हैं महादजी सिंधिया, महादजी सिंधिया ने एक स्वतंत्र जो है तो सिंधिया वंश की स्थापना की। लेकिन इन्होंने जो है तो ग्वालियर के किले पर अधिकार भी किया, और लेकिन इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई थी वो बनाया था उज्जैन को। ठीक है, याद रखिएगा, महादजी सिंधिया ने। लेकिन इसके बाद जब दौलत राव सिंधिया आते हैं, तो दौलत राव सिंधिया वो पहले शासक हैं जो ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन क्वेश्चन था ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका महादजी सिंधिया, ना कि दौलत राव सिंधिया और ना कि राणोजी सिंधिया। ठीक है। फिर क्वेश्चन है आपका कि राजा भोज ने शासन किया, राजा भोज ने शासन किया, पहला है बस्तर पर, दूसरा है धार पर, तीसरा है महाकौशल पर, और चौथा है उज्जैन पर। तो निश्चित तौर पर इसका आंसर क्या होगा? धार पर। परमार वंश की राजधानी थी धार पर। 46 क्वेश्चन है कि भरहुत स्तूप की खोज किसने की?
ऑप्शन है कनिंघम ने, दूसरा है स्मिथ ने, तीसरा है मार्शल ने और चौथा है दयाराम शाहनी ने। तो क्वेश्चन क्या है, भरूच स्तूप। अब ये भरूच स्तूप है कहां पर? आज तो आपको ये वैसे तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, लेकिन आप इसको आज देखने जाएंगे तो वहां पर आपको सिर्फ इसके अवशेष ही प्राप्त होंगे। ठीक है, बस कुछ दो चार पत्थर वहां पर पड़े हुए हैं, लेकिन इसके जो अवशेष हैं वो मोस्टली कलकत्ता के म्यूजियम में वहां पर रखे गए हैं। तो भरूच स्तूप की खोज की किसने? भरूच स्तूप की खोज 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है, जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था? अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि एक तो नाम आता है जबलपुर के भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने करवाया था। तो जो कलचुरी शासक है इनको हम चेदी शासक के रूप में भी जानते हैं। कलचुरी वंश की स्थापना कोक्कल प्रथम के द्वारा की गई थी। ठीक है, कोक्कल प्रथम बनते हैं और इसके बाद आते हैं आपके युवराज देव प्रथम, फिर आपके लक्ष्मण देव आते हैं, फिर आपके युवराज देव प्रथम आते हैं, फिर कोक्कल द्वितीय आते हैं, फिर गंगे देव आते हैं। इस प्रकार से ये वंश जो है चलता रहता है। लेकिन क्वेश्चन है कि किस कलचुरी शासक ने भेड़ाघाट स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण करवाया? ऑप्शन है आपके कर्णदेव ने, दूसरा है गंगे देव ने, तीसरा है युवराज देव प्रथम ने और चौथा है विजय सिंह ने। तो ये जो चारों शासकों के नाम लिखे हैं ये चारों शासक कलचुरी शासक ही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पहचानना मुश्किल हो जाता है। अब आप जब आपको थोड़ा सा विस्तृत नॉलेज होगा कलचुरी शासकों के बारे में तो आप निश्चित तौर पर इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिलता है आपको वो है आपका युवराज देव प्रथम ने करवाया गया। ठीक है, विजय सिंह जो है, जो ऑप्शन चौथा है इसका, विजय सिंह इस कलचुरी वंश के अंतिम शासक थे। ठीक है, तो कलचुरी 64 योगिनी मंदिर का निर्माण युवराज देव प्रथम ने करवाया। फिर 48 क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, कौटिल्य ने, गौतम बुद्ध ने, अशोक ने। तो निश्चित तौर पर किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? कायथा, ऑप्शन है आपका उज्जैन, इंदौर, जबलपुर और रीवा। ठीक है, ये जो कायथा है ये उज्जैन जिले के समीप है, मतलब उज्जैन जिले में स्थित है। उज्जैन जिले की एक तहसील है तराना। तराना तहसील के पास में ही एक स्थान है जिसका नाम ही है क्या? कायथा। ये एक पुरातात्विक स्थल है, बहुत प्राचीन है ये। और लगभग इस कायथा नामक पुरा स्थल की खोज जो है श्रीधर विष्णु वाकड़कर के जी के द्वारा 1964 में करी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका कि क्रांतिकारी दल का गठन कहां किया गया? क्रांतिकारी दल का गठन कहां हुआ था? ऑप्शन है 1907 में जबलपुर में, बी है ऑप्शन 1916 में नीमच में, सी है 1905 में ग्वालियर में और डी है 1908 में इंदौर में। तो क्रांतिकारी दल का गठन जबलपुर में वर्ष 1907 में किया गया था। कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी ठीक है दोस्तों, तो ये पहली 50 क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के इतिहास के संबंध में। तो अब मुझे लगता है कि जो टाइम है वो काफी लगभग 1 घंटे का हो रहा है। तो आगे आने वाले 50 क्वेश्चनों में फिर वीडियो वो काफी लंबा हो जाएगा। तो अभी हम इस लेक्चर में प्रारंभ के 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और जो आने वाले अगले जो 50 क्वेश्चन है उसे हम दूसरे वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपके पास अगर पेपर है तो इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आएगा। अगर पेपर नहीं है तो आप एकेडमी के जो मोबाइल नंबर है, जो वहां से जो कांटेक्ट नंबर है उससे संपर्क करके आप पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आंसर की भी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और डिस्कशन जो है वो मेरे द्वारा दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर ये सारी चीजें आपके पास होंगी तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा, जो आपकी आगामी प्रारंभिक परीक्षा में काफी आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।